छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी को अब अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की याद सताने लगी है, क्योंकि मशगूल सियासत में इस बात का जिक्र बार बार किया जाता है कि कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं। अब ये बात दीगर है कि चुनाव जिताने के बाद उन कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होती है। अब जब कार्यकर्ताओं की याद आ गई है तो बीजेपी बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है, तो कांग्रेस 2 अगस्त से संकल्प शिविर करने जा रही है। मसलन दोनों ही दल बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचना चाह रहे हैं। पार्टी ने 5 संभाग में पूरे 90 विधानसभा में अपने नेताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। अब हम अपने जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनका सम्मेलन करने जा रहे हैं। संकल्प शिविर में हर विधानसभा में लगभग 250 से 300 बूथ होते हैं अमूमन, तो 2500 से 3000 एक बूथ से 10 कार्यकर्ता हमारे आएंगे। एक विधानसभा में 2500 से 3000 लोगों का सम्मेलन होगा, जिसका नाम हमने संकल्प शिविर दिया है। जब चुनाव में सियासी शहमात का खेल चलेगा तो एक एक कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाएगा। किसके कार्यकर्ता किस पर भारी पड़ेंगे ये तो वक्त तय कर देगा। फिलहाल कांग्रेस के संकल्प शिविर के ऐलान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इसे गुमराह करने का तरीका करार दिया है कि जनता पूछ रही है 4.5 साल में आपने क्या किया है। खाली जनता को गुमराह करना और झुनझुना बजाने से कुछ नहीं होता। अब जब विपक्ष ने संकल्प से पहले ही तंज कस दिया है तो कांग्रेस का पलटवार भी लाजमी है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कह दिया कि बीजेपी किस अधिकार से ऐसी बात कह रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हम तो अपने संकल्पों को पूरा किए हैं। बीजेपी के संकल्प को भी उनके पास भेजा गया है, वे आकलन कर ले, शायद अपनी ही सूरत आईने में नहीं देख पाएंगे। संकल्प लेते रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी से क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता पूछ रही है, क्या हुआ तेरा वादा, वो क्या है तेरा इरादा। इसके पहले भी संकल्प लेकर के आए थे। जन घोषणा पत्र बनाने के पहले टीएस बाबा, जो उस समय जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि अब मैं कोई जन घोषणा पत्र बनाने के लिए जनता के बीच में नहीं जाऊंगा। हमने ब्यौरा जारी कर दिया है, बीजेपी उसको मीमांसा कर ले, और साथ में हमने बीजेपी के 3 बार के घोषणा पत्र को भेज दिया है कि आपने क्या किया तो उसकी भी मीमांसा कर लो। राजनीति का मैदान हो या युद्ध, कार्यकर्ता और सेना के दम पर ही जीता जाता है। ऐसे में दोनों ही दल कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में जुट गए हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल कार्यकर्ताओं के दम पर जनता जिंदाबाद का वक्त भी आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार कार्यकर्ताओं की याद जो राजनीतिक दलों को आ गई है, और उसके बाद एक तरफ संकल्प शिविर और दूसरी तरफ बूथ सशक्तिकरण का जो अभियान चल रहा है, तो उसके मायने और मकसद क्या है और इसका लाभ क्या होगा राजनीतिक दलों को, और इसका प्रभाव कार्यकर्ताओं पे कितना पड़ेगा, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के संजय श्रीवास्तव जुड़े हुए, बेहद ही सीनियर नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। साथ ही साथ कांग्रेस से आरपी सिंह जुड़े हुए हैं, बेहद ही सीनियर नेता है, तेज तर्रार प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कौशल स्वर्णवेद हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा आरपी सिंह से, क्योंकि सत्ताधारी दल के वो नेता है। आरपी सिंह जी, क्या लगता है संकल्प शिविर, संकल्प से सिद्धि तक बीजेपी ने अभियान चलाया, आप संकल्प शिविर लेके आने वाले हैं 2 तारीख से, क्या इसका लाभ होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प से सिद्धि का जो अभियान चलाया था उसका फायदा भाजपा को तो मिला नहीं। संकल्प वो लिए, सिद्धि हमको मिल गई, तो इसलिए उस अभियान पे चर्चा करना समय की बर्बादी है। जहां तक हमारे संकल्प शिविरों की बात है, तो आपने 5 वर्ष पहले भी देखा था कि 15 वर्ष तक लगातार अपोजिशन में रहने के बाद हमने भाजपा से सीखा। मैं इस बात को बड़ी साफगोई से स्वीकार करता हूं
कि अपने अगर प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल में कुछ अच्छाई है तो उसको सीख लेना चाहिए, और जो बुराई है जैसे अहंकार है, घमंड है, उससे आपको दूर हटना चाहिए। तो हमने सीखा कि जब तक हम बूथ तक नहीं जाएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और भूपेश बघेल जी ने इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधारणा रखी थी जिसका नाम रखा संकल्प शिविर। और पहली बार हम पिछले चुनाव में लगभग 2,2500 बूथों तक गए, हर जिला मुख्यालय में गए और हर एक छोटे छोटे कार्यकर्ता से मिले। और उसका फायदा ये मिला कि हम यहाँ पर 15 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी को हराकर पहली बार राज्य स्थापना के बाद 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में आए। अब चूंकि चुनावी वर्ष है, बमुश्किल 3 महीने का समय बचा हुआ है। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से हमारे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई बूथ चुनाव अभियान से, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, संगठन महामंत्री से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता एक एक बूथ पर गए, वहां के नागरिकों से मिले, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से मिले और एक संदेश दिया कि हम आपके साथ हैं। उसके बाद हमारी पार्टी ने सभी 33 जिला मुख्यालयों पर संकल्प शिविर का आयोजन किया, जिसका आयोजन करने के बाद वहां प्रशिक्षण हो चुका है। अब हम लगभग 2400 बूथों पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त से होगी। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि माननीय भूपेश बघेल जी की लीडरशिप में जो कार्यक्रम हमने आज से 5 साल पहले शुरू किया था और जैसी सफलता हमें उस समय मिली थी, वैसी सफलता आने वाले 4 महीने बाद भी हमें यहाँ मिलेगी और हम इस बार 75 पार के आंकड़ों के साथ यहाँ सरकार बनाएंगे। संजय जी, बूथ सशक्तिकरण अभियान आप लोग चला रहे हैं, क्या लगता है कि सशक्त होंगे 2018 के चुनाव परिणाम? और एक चीज मैं और कोट कर देता हूं कि उस चुनाव परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं पे हार का ठीकरा फोड़ना और उसके बाद फिर से बूथों पे आप लोग जा रहे हैं। देखिए, बीती ताहे बिसार दे आगे के सुधले, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के अंदर में काम करती है। हर एक चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी जीतती है या हारती है, उसके अगले दिन से हम अगले चुनाव की तैयारी करते हैं, संगठन के आधार पर काम करते हैं। और ये पूरे देश के अंदर में इसको आरपी सिंह ने भी स्वीकार किया कि हम संगठन आधारित पार्टी हैं और कांग्रेस है नेता आधारित पार्टी। कुछ टिप्पणियां उन्होंने की है पिछले 6 महीने में कांग्रेस ने किया, 2 लाइन पर टिप्पणी करके अपनी बातों को करता हूं। दरअसल 6 महीने में ये संकल्प जो शिविर लग रहा है, ये तो दिसंबर के बाद राहत शिविर में बदल जाएगा, ये देखने वाली चीज रहेगी। लेकिन पिछले 6 महीने में कांग्रेस की स्थिति ये रही है, ये बचाव की मुद्रा में रही। जब रिपोर्ट्स आई, जब पुराने जिनके प्रभारी थे सामने, जब सब रिपोर्ट्स आई विधायकों की क्या स्थिति है, जब ऐसा लगा कि भूपेश बघेल के चेहरे पर ये चुनाव नहीं जीतेंगे, तो टीएस बाबा को इन्होंने मैनेज किया, मैनेज के आधार पर उप मुख्यमंत्री बने। ये तमाम प्रकार का इनका समय बीता है 6 महीने का, क्योंकि इनकी स्थिति इस प्रदेश के अंदर में ठीक नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये षड्यंत्र के आधार पर बनी हुई सरकार है कि सब कुछ डाल दो, वोट ले लो, उसके बाद काम नहीं करो। और शायद इसीलिए घोषणा पत्र दोबारा बनाने की जवाबदारी टीएस सिंहदेव जी ने नहीं ली और उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। अब रही भारतीय जनता पार्टी की बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी, हम लगातार 3 बार इस प्रदेश के अंदर में चुनाव में हमको जनता का आशीर्वाद मिला। कोई ऐसा नहीं होता कि 50 साल एक ही पार्टी प्रदेश के अंदर में उसको सरकार चलती है। लेकिन हमें दुख इस बात का था कि हमें यह अपेक्षा नहीं थी कि हमारा इतना कमजोर प्रदर्शन होगा। और उन कारणों पर जब हम गए तो वास्तव में ये सब चीजें आई कि कार्यकर्ता क्यों नाराज है, हमारे अंदर हम किसी चीजों को हम नहीं कर पाए, या सबसे बड़ा जो कारण मैंने कहा कि जो षड्यंत्र हमारे साथ रहा कि हम सब कुछ देंगे, जो वादे कांग्रेस से पूरे नहीं किए, ये भी एक बड़ा कारण बीजेपी की हार का कारण बना। लेकिन मैंने जैसे कहा कि बीती ताहे बिसार दे, अब आगे आने वाले समय के अंदर में आपने देखा कि लगभग 1 वर्ष, जून महीने से हमने पिछले 2022 से लेकर जून चला गया है, 1 साल तक लगातार हमने बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रमों को लिया। 2 स्तरीय हमने लिया। पहले प्रदेश स्तर पर हमने कुशाभाऊ ठाकरे विस्तारक योजना प्रारंभ की थी, फिर पूरे देश के अंदर भी बूथ सशक्तिकरण अभियान जो माननीय अमित शाह जी और नड्डा जी ने चलाया, उसके अंतर्गत हमने बूथों को मजबूत किया है। अब इन बूथों के माध्यम से जो कार्यकर्ता सशक्त हुए हैं, इनको परिणाम देने की बातचीत है। तो आने वाले समय के अंदर में विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रमों की श्रृंखला बननी है, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। आपने देखा कि विधानसभा स्तर पर सम्मेलन हुआ, विधायकों के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब बूथों में जाकर अभी आने वाले समय के अंदर में BLA-2 जो हमारा बूथ का सबसे मजबूत कार्यकर्ता होता है, उनका हमारा सम्मेलन होना है। 30-31 तारीख से हमारा वो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। फिर उसके बाद नाम जोड़ने के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं 2 अगस्त। मतलब आप लोग बूथ में पूरे डिटेलिंग के साथ आप लोग पहुंच रहे। मैं आरपी सिंह जी से जवाब ले लेता हूं पहले, लेकिन कौशल स्वर्णवीर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कौशल जी, आपने दोनों ही दलों की बातचीत सुनी और तमाम राजनीतिक धरातलीय घटनाक्रम से आप वाकिफ है। क्या लगता है, क्या बूथ बीजेपी का सशक्त होगा या जिस संकल्प के साथ कांग्रेस बढ़ रही है वो संकल्प इनका पूरा होगा? अवधेश जी, देखिए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में आई है और सत्ता में आने की आप सबसे बड़ी वजह देखेंगे कि कांग्रेस ने जो अपने बूथ सशक्तिकरण को जो अभियान चलाया था पिछले बार संकल्प शिविर के माध्यम से,
निश्चित तौर पर काफी बेहतर उसका लाभ मिला था। और छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि निचले लेवल पर जाकर जो कांग्रेस ने काम किया था, पहली बार कांग्रेस में देखने को मिला था कि जो बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उस तक कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे थे। इसी प्लानिंग इस बार भी जाने की तैयारी है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक निचले उनके साथ काम नहीं करेगा वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि बूथ सशक्तिकरण का जो काम है भाजपा से ही कांग्रेस ने सीखी है, क्योंकि बूथ लेवल पे भाजपा जिस तरह से काम करती है, लगातार आप देख रहे हैं कि अमित शाह जी 3 बार छत्तीसगढ़ दौरा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री दूसरी बार छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ये जो देखने वाली जो बात होगी, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक शैली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, कहीं न कहीं कांग्रेस को मुझे लगता है फिर से निचले लेवल पे तैयारी करने की जरूरत पड़ी। और इसीलिए वो संकल्प निश्चित तौर पे सरकार में है, इसलिए इस बार थोड़ी सी देर से शुरू हो रही है। जब विधानसभा चुनाव 2018 में हुए थे तो चूंकि विपक्ष में थे तो काफी पहले संकल्प शिविर का इनका आगाज हो चुका था। इस बार काफी देर है, लेकिन देर है दुरुस्त है की बात को चरितार्थ करते हुए कांग्रेस 15 अगस्त तक, यानी आप मान के चलिए 15 दिन के भीतर 90 विधानसभा में पहुंचने का जो टारगेट है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टारगेट है। इसमें कांग्रेस कितनी सफल होती है, क्योंकि इस दौरान बिल्कुल जवाब ले लेते। देखिए अब को भी बताना बिल्कुल है। सही कहा कौशल जी आपने कि एक बड़ा टारगेट है कांग्रेस के पास कि कैसे आप 15 दिनों के भीतर सभी 90 विधानसभा को समेटेंगे और लगभग 24,000 बूथों के कार्यकर्ताओं तक आप कैसे पहुंचेंगे, एक बड़ी चुनौती है। आरपी सिंह जी बैठे हुए, हम उनसे जवाब ले लेते हैं। आरपी सिंह जी, संजय जी ने जो कहा, जो आरोप लगाए कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए बीते 6 महीने के घटनाक्रम का उन्होंने जिक्र किया, कितना आप वाकिफ है इस बातों से और क्या कहेंगे इस पे? देखिए, संजय जी की बातों का जवाब देने से पहले मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा हाथ जोड़ के कि उन्होंने अनाज से लेकर कफन तक पर जीएसटी लगाया। सपने देखने को इससे छोड़ दिया है। तो सपने देखने पर कोई जीएसटी लगती नहीं है यहाँ, इसलिए पूरी भाजपा संजय श्रीवास्तव जी समेत खुल के सपने देखे। कोई टैक्स मोदी जी ने अभी तक नहीं लगाया है, आगे लगाएंगे तो मुझे पता नहीं। अगर हमारी स्थिति यहाँ खराब होती तो इस 5-5.5 साल के कार्यकाल में हमने 5 बाई इलेक्शन लड़े हैं और किसी भी बाई इलेक्शन का बीच का टेन्योर 1 साल से कम का ही रहा है, 8 साल से 11 महीना औसत। तो हर 8वें महीने में हम चुनाव लड़ते नजर आए और 5 चुनाव हम जीतते जाते हैं और जितने मार्जिन से पिछला चुनाव जीते थे उससे ज्यादा मार्जिन से जीतते हैं। बीजेपी की सीट भी हम छीन लेते हैं, जो कि कांग्रेस की सीट भी हम छीन लेते हैं। 14 नगर निगम में चुनाव होते 14 के 14 हम जीतते हैं। जिला पंचायतों के चुनाव होते 90% से अधिक जिला पंचायत अध्यक्ष आज हमारे बैठे हुए हैं। तो अगर बीजेपी को एक गलतफहमी है कि आप कमजोर है तो इस गलतफहमी के साथ आप जीतिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। संजय जी, दूसरी बात एक उन्होंने कही, 1 मिनट से मिलूंगा कि आदरणीय टीएस सिंह साहब ने घोषणा पत्र बनाने से मना कर दिया। चलिए इस आरोप को मैं थोड़ी देर के लिए सच ही मान लेता हूं ताकि आप खुश रहें। मुझे आप एक छोटा सा जवाब दीजिए कि 15 साल तक बीजेपी में कौन एक नेता था जो हर साल मैनिफेस्टो बनाता था हर चुनाव में? हर बार पार्टी ये जिम्मेदारी किसी नए आदमी को देती है। इस बार ये जिम्मेदारी अकबर जी को मिली है, उनके साथ जो टीम रहेगी वो काम करेगी। बिल्कुल। संजय जी क्या कहेंगे? हर बार जिम्मेदारियां बदलती है और बीजेपी ने इस बार लंबी चौड़ी सूची बनाई है घोषणा पत्र बनाने के लिए, विजय बघेल उसको लीड कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, सबसे पहले आरपी सिंह चिंता मत करें कफन की। ऐसा लगता है राजनीतिक कफन की स्थिति इनकी बनती जा रही है। जीएसटी नहीं लगेगा, चिंता करने की बात नहीं, दिसंबर में उस पर नहीं लगेगा, आपको राजनीतिक उसमें जाना ही पड़ेगा। इस बात को मैं कह चुका हूं, पहली बात। दूसरा, मैं मानता हूं ना इस बात को, चेंज होता है। ये तो आप क्या हुआ कि 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री परिवर्तित नहीं हुआ, कारण क्या आप बेहतर जानते हैं। चलिए, दूसरा यह है कि जो आपने कहा कि घोषणा पत्र समिति बिल्कुल परिवर्तित होता है, लेकिन आप शायद पढ़े लिखे, आरपी सिंह आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। ये बयान मैं नहीं, समाचार पत्रों में, टीवी के अंदर में आया कि पहल आपकी पार्टी की तरफ से उनको ही हुई थी, टीएस सिंहदेव जी को, कि आप घोषणा पत्र बनाएं। इसलिए आरोप आप पर लग रहा है कि आखिर क्यों नहीं। ये तो सामान्य सी बात है, ये आप हमको बता रहे टीवी चैनल पर बैठकर की नहीं बदलती रहती है। अरे तो पहले आप समझ लेते, दूसरे को देते मोहम्मद अकबर जी को। तो ऐसा है कि झूठ के पैर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं। तीसरी बात ऐसी है कि देखिए चुनाव है, अवधेश जी, चुनाव में हर एक पार्टी अपनी तैयारी करती है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो आज यहां तक भी कह रहा हूं, कल मैं टीवी चैनल के अंदर में बैठा था, ये 36-34 अभी कल की घटना है ना कि आनंद शुक्ला जी इनके संचार प्रमुख है, उन्होंने कहा 36 में 34 वायदे पूरे हो गए। टीएस बाबा ने कहा नहीं 12 या 18 हुए हैं। तो पहले आप तो बैठकर तय कर लो, आप लोग तो 4 दिशा में चल रहे हो कि आपकी स्थिति क्या है। और ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब जब कांग्रेस को सत्ता मिली है, आपके 40 को नेता हो जा रहे हैं और हर आदमी अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो संभलना आपको है, हम मुगालते में नहीं है। परिणाम जो होगा देखा जाएगा, परिणाम होता है, कोई जीतता कोई हारता है, लेकिन मुगालते में आप हैं। लेकिन जो घोषणा पत्र टीएस बाबा ने बनाया था,
आज उससे वो भी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उन घोषणा पत्र को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। नंबर 1 किसान से लेकर आखिरी जो 36वां पॉइंट है, उस पर कभी बैठकर अवधेश जी को मैं कहता हूं कि चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप भ्रमित करते हैं लोगों को और पूरा वादा पूरा नहीं करते। कल मैं डिटेल से 14-15 पॉइंटों के साथ में चर्चा किया हूं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति वही है जो हमेशा से कांग्रेस की रही है कि सत्ता में आने के बाद सत्ता में मदमस्त जिस तरीके से हो जाते हैं। चुनाव जीतने की बात की आपने, अच्छी बात है भाई, आपको बधाई हो, आप चुनाव जीते हैं। जरा 15 साल का हमारा रिकॉर्ड निकाल के एक बार बैठ जाना कि हमारे जो उपचुनाव हुए थे तो हमने कितना जीता और आपकी स्थिति उसमें क्या थी। अरे आपको तो नगर निगम और नगरीय निकाय चुनाव के लिए सिस्टम को बदलना पड़ा। आपको पुराने सिस्टम पर भरोसा ही नहीं रहा, कभी ईवीएम पर भरोसा नहीं रहता, कभी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहता, कभी किसी व्यक्ति पर नहीं रहता, कभी कोर्ट पर नहीं रहता। जवाब ले लेते संजय जी, जवाब ले लेते हैं। आरपी जी बैठे हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं कि आप लोग को आखिरकार सिस्टम पे भरोसा क्यों नहीं रहा, आप लोगों को सिस्टम क्यों बदलना पड़ा? देखिए, हमको भरोसा जनता पर है और सिस्टम इसलिए बदलना पड़ा कि एक ही देश में निर्वाचन की 2 पद्धतियां नहीं रह सकती। अमेरिका में जिस तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, हमारे देश में इससे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। सांसद चुने जाते हैं, सांसद मिलने के बाद प्रधानमंत्री का चयन होता है, विधायकों का चयन होता है, मुख्यमंत्री का चयन नहीं होता है। विधायक बैठकर मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। तो एक ही देश में, जब भाजपा कहती है ना एक देश एक कानून एक विधान, तो एक ही देश में 2 विधान कैसे चलेगा भाई? एक देश में एक कानून चलेगा, एक विधान चलेगा। तो आपने जो गलती की थी कि सेटिंग करके अपने महापौरों को जिता लेते थे, हमने उसका विकेंद्रीकरण किया है। जिस पद्धति से मोदी जी चुने जाते हैं, जिस पद्धति से भूपेश बघेल जी चुने गए हैं, उसी पद्धति से महापौर चुनता है। अगर आपको यह पद्धति गलत लगती है और आप में हिम्मत है तो आप स्वीकार कीजिए कि मोदी जी का जो चयन हुआ है वो गलत है। अगर आप में हिम्मत है तो स्वीकार कीजिए कि 15 साल रमन सिंह जिस पद्धति से चुन के आते थे वो पद्धति गलत है। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले मेरे मित्र। ऐसा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कल सुबह आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। और सबसे बड़ी बात एक छोटा सा सवाल, आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारी पार्टी में तो भूपेश बघेल जी हैं और हमारा नारा है भूपेश है तो भरोसा था। अब नारा हमने बदल दिया, आप कहते हैं भूपेश ही भरोसा है। भूपेश ही भरोसा, जहां भूपेश बघेल है वही भरोसा है। आपकी तरफ से चेहरा कौन होगा? पुरंदेश्वरी जी आती हैं प्रभारी बन के, कहती हैं कि हम सामूहिक लीडरशिप पे चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी के फेस पे लड़ेंगे। क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनने आने वाले हैं? पहली बात। दूसरा, रमन सिंह अगले दिन कहते हैं माई बाप मैं भी एक छोटा सा चेहरा हूं। पार्टी मना कर देती, नहीं बिल्कुल आप चेहरा नहीं है। उसके बाद पुरंदेश्वरी जी कहती है कि हम छत्तीसगढ़ियों को थूक देंगे, थूक उनको बहा देंगे। तो अब चुनाव सामने आ गया, 3 महीने की बात है। आपके ही पार्टी के नेता ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों को पेशाब किया और आप यहाँ आदिवासियों को थूकने की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ियों को थूक कर बहाने की बात करते हैं। तो अब जनता के दरबार में जाने का टाइम आ गया है। संजय जी, जनता के दरबार में फैसला होगा। क्या लगता है कि तमाम जो आरोप गंभीर लगे हैं कि आप लोगों ने, आपको ये स्वीकार करना होगा कि जिस पद्धति से मोदी जी का चयन हुआ, पीएम का चयन हुआ, उस पद्धति को आप नकार रहे हैं? आपसे मैं जवाब लूंगा। कौशल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कौशल जी, तमाम चर्चाओं को आप सुन रहे हैं लगातार, क्या लगता है कि धरातली स्थिति क्या लगती है आपको? अवधेश जी, देखिए, निश्चित तौर पे धरातली स्थिति की यदि अपन बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करने की, इसलिए 14 विधायक मात्र उनके पास हैं। 71 विधायकों के साथ कांग्रेस मैं करेक्ट कर देता हूँ, 13। कौशल जी 13, एक विधायक का दुर्भाग्य से निधन हुआ, उसके बाद 13 की संख्या बची है। लेकिन इतने बड़े गैप को पूरा करना मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। निश्चित तौर पे घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी क्या किया है कि जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को प्रभावित कर सके, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ कमियां होंगी भूपेश सरकार के जो योजनाएं हैं, लेकिन जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम छत्तीसगढ़ में चल रही है, जो लोगों की जेब पैसा जा रहा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को उसका तोड़ खोजना होगा। अब कांग्रेस आप देखेंगे 20 क्विंटल धान इस साल से खरीदने वाले हैं और 2800 रुपए की घोषणा से 3000 रुपए करने वाले हैं। कहीं न कहीं एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है, इससे बड़ा वोट बैंक प्रभावित होता है। भारतीय जनता को इसको तोड़ निकालना होगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप पूरा करने में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार मेहनत कर रही है। उनके बड़े तमाम नेता वो छत्तीसगढ़ के प्रवास कर रहे हैं कि उनको पता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिस बूती में है, उनको यदि चैलेंज करना है, यदि उनको हमको हराना है, यदि उनको टारगेट, यदि क्षमता के बराबर काम करना है, तो मुझे लगता है कि जितने भी बड़े चेहरे हैं उनको छत्तीसगढ़ में उतरना होगा। और इसी तारतम्य में आप देखिए लगातार जो बड़े नेता उनका प्रवास हो रहा है, चाहे अमित शाह जी हो, मोदी। बिल्कुल जवाब ले रहे हैं संजय जी। आप लोगों की संख्या 13 है,
45 तक पहुंचने के लिए आपको 13 या 39 3 गुना से भी ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तब आप 45 तक पहुंचेंगे। और सरकार बनाने के लिए 46 की संख्या चाहिए। और आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि महज 2-2.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। कैसे इस गैप को पार पाएंगे आप लोग? देखिए, दोनों बातों को अवधेश में बताता हूं। पहले आरपी सिंह और उसके बाद कौशल जी की बातों को मैं चर्चा करूंगा। हमारे मित्र बहुत ज्ञानी है, लेकिन कभी ज्ञान जब ज्यादा हो जाता है तो तकलीफ का विषय बन जाता है। अब मैं उसका उदाहरण बताता हूं। अब ये तमाम प्रकार की संसदीय बातों को कर रहे थे, सिस्टम को बदलने की बात, किस तरीके से चुना जाता है, उस तरीके से चुना जाता है। पीएम मोदी के बारे में भूपेश बघेल, अरे भैया, जब ये सिस्टम है तो आप हमसे क्यों पूछते हो कि अभी मुख्यमंत्री कौन होगा? जब हमारा विधायक दल चुनेगा ना, और आपका विधायक दल चुनेगा। आप कैसे कह रहे हैं तमाम मर्यादाओं को तोड़कर, तमाम सिस्टम को तोड़कर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होगा? कौन सी यह चीजें हैं? ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से जब आप किस बात को कर रहे हैं उसको आप अपनी ही बातों में फंस गए कि जब आपका विधायक दल आपकी सरकार बनेगी। आरपी जी, आप अपनी बातों में फंसे हुए हैं। नहीं, मैं एक मिनट में पूरी बात कर दूं। जी, गलत इनको मैंने साबित कर दिया। जी। आप दोनों चीजें कर रहे हैं। एक तरफ चिल्लाकर कह रहे हैं कि ऐसा, अरे तो भैया आपका विधायक दल चुनेगा या मेरी सरकार बनेगी तो मेरा विधायक दल चुनेगा। फिर आप अभी से मुख्यमंत्री या हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, लेकिन चेहरा तो होगा ना संजय जी, चेहरा तो कोई तो होगा ना। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। जब सिस्टम है तो फिर सिस्टम में चलेगा। इसीलिए मैंने कहा ना। दूसरा विषय, कौशल जी ने जो बात कही है, बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन कौशल जी को शायद ध्यान होगा, आरपी सिंह को भी ध्यान होगा, ये वही छत्तीसगढ़ है जब 2003 के अंदर में जोगी जी हमारे 36-34 विधायक हुआ करते थे, 12 विधायक तोड़ दिया गया था, तब हमारी 20-22 की संख्या थी। तब इस प्रदेश के अंदर में यह हवा थी कि बीजेपी लगभग समाप्त हो गई है। वहां से बीजेपी वापस आई और फिर 15 साल तक हमने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। लगभग आज वही स्थिति है। जो जोगी जी की स्थिति थी वही भूपेश बघेल की स्थिति है। एरोगेंसी और उसी आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का आशीर्वाद लेकर हम सरकार बनाएंगे। ये छोटा मोटा गैप को हम पूरा कर देंगे। जब जनता की हवा बनती है तो फिर कांग्रेस 15 साल बाहर थी, और मैं दावे के साथ कहता हूं आरपी सिंह कि इस बार फिर आप 15 साल बाहर रहोगे। बचे 2.5 महीने, आप मजे ले लो, मजे ले लो, जिसका गुणगान करना है कर लो। सुन लेते एक बार। शिव प्रकाश जिनके प्रभारी बन के आए, उनका एक बयान अखबारों में छपा कि जब तक कांग्रेस का एक अप्रत्यक्ष मददगार हमें मदद देता रहा, हम सत्ता में बने रहे, और जैसे ही मददगार बाहर गया हम जमीन पर आके गिर गए। घर में कमजोरी है, मददगार के ये हमसे टकराने की हिम्मत नहीं है, ना इनकी हैसियत है। जो घर को आमने सामने जब लड़ाई होगी स्वीकार कर रहे हैं, ये ऐसा ही हारेंगे। पिछले चुनाव में, पिछले चुनाव 18 में हमारे उनके बीच का मतदाताओं का अंतर 14 लाख 2.5 साल 14 लाख मतदाताओं का अंतर कौन पाटेगा? घर कमजोर है, पार्टी समझ लो आपकी दीवारों में कितनी दरारें हैं। ये भूल जाइए आप, संगठन को ये भूल जाइए। अभी स्वयं स्वीकार कर रहा है 25 साल यहाँ पर भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़ रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जितने बीजेपी के लोग हैं नई पार्टी में अपना रास्ता खोजेंगे, मेरा दावा है। आप देखिएगा सब कुछ मालूम। चले, बिल्कुल समय की थोड़ी सी पाबंदी है, नहीं तो वरना इस चर्चा को भी हम और लगातार जारी रखते। आप तीनों मेहमान का बेहद शुक्रिया। संजय जी आपका शुक्रिया, आरपी जी आपका शुक्रिया, कौशल जी आपका भी शुक्रिया। कल फिर एक चर्चा के साथ आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।